इंटरव्यू गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज C++ के इंटरव्यू क्वेश्चंस और टेक्निकल राउंड कैसे क्रॉस करेंगे उसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं, कंप्लीट स्टार्ट टू एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। OOPS C++ जावा को हम लोग OOPS लैंग्वेज कहते हैं। C++ जावा दोनों कंपाइलर द्वारा ऑपरेट होती है। कंपाइलर क्या है? तो एक ट्रांसलेटर है। ये C++ बॉटम टू टॉप अप्रोच होता है। ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है C++, एंड देन एक्सटेंशन क्या है C++ का? तो वो .cpp है। आपके माइंड में जैसा ही C++ या OOPS आता है तो सबसे पहले कंसेप्ट होता है कि ये C++ नाम कैसे डेवलप हुआ। तो प्रैक्टिकली ये हायर वर्जन है किसका? C का। तो इसका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नाम दिया गया था C विथ क्लासेस। देन मॉडर्न कंसेप्ट उसमें डेवलप किए गए और उसका नाम हम लोगों ने C++ उस वक्त रखा गया। देन प्रैक्टिकली हम लोग अगर कहना चाहेंगे तो एडवांटेजेस क्या है C++ के, क्यों हम लोग C++ पढ़ना चाहते हैं? तो C++ एक हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काम की जाती है। पोर्टेबल लैंग्वेज मीन्स व्हाट? कि आपने एक विंडोज़ 10 पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया गया C++ द्वारा, तो वो विंडोज़ 11 पे भी ऑपरेट होगा, विंडोज़ 7 पे भी होगा। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है एंड देन एब्स्ट्रैक्शन है। सबसे पहले हम लोग C++ के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहले हम लोग क्लास के बारे में देखेंगे। जैसा ही क्लास वर्ड हमारे सामने आता है तो हमारे माइंड में पट से एक डेवलपमेंट होता है कि 9th क्लास, 10th क्लास, लोअर का क्लास, अपर क्लास। लेकिन उस क्लास से ज़्यादा मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देना चाहूँगा जिसमें कैरेक्टरिस्टिक हो, एट्रीब्यूट हो और फंक्शनैलिटी हो। जैसा आप कार के बारे में जानते हैं, कार की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है कि कार में एयर बैग रहती है, कार में रियर पार्किंग सेंसर होता है। कार के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो कार सेफ, फास्ट एंड अफोर्डेबल टू परचेस। कार के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? परफॉर्मेंस, कार का इंटीरियर साउंड कैसा है, कार में प्रैक्टिकली रेंज क्या है, कितने किलोमीटर वो वन टाइम पेट्रोल हम लोगों ने फुल करने के बाद चलेगी। इसी तरह से व्हाट इज़ क्लास इन शॉर्ट? तो क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। हम लोग अपने डिफिनेशन के हिसाब से अगर सोचना चाहेंगे तो व्हाट इज़ क्लास? क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। देन विच एंटिटीज, एट्रीब्यूट एंड एक्शंस टेक्निकली डिफाइन अ क्लास इज डिजाइन एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास क्या होता है? तो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। क्लियर? एंड द क्लास इज कीवर्ड विथ क्लास। यानी द प्रैक्टिकली जो हम लोग क्लास कभी भी डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले क्लास ABC, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हमेशा पहले फर्स्ट वर्ड हम लोग क्या लिखते हैं? क्लास। द क्लास कंटेन द डेटा मेंबर एंड द मेंबर फंक्शन हुज एक्सेस इज डिफाइंड बाय द 3 मॉडिफायर आर प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो आपको क्लास के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्लास इज द ब्लूप्रिंट विच रिफ्लेक्ट द एंटिटीज, एट्रीब्यूट एंड एक्शंस। हमने कार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया, उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। देन नेक्स्ट जो मैंने एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बात की, एक्सेस स्पेसिफायर 3 टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। फ्रेंड्स, एक क्लास डेवलप हो गया, क्लास के अंदर में वेरिएबल रहेंगे, उसे हम लोग यहाँ पे मेंबर वेरिएबल कहते हैं। फंक्शंस रहेंगे जिसे हम लोग यहाँ पे मेंबर फंक्शंस रहते हैं। तो मुझे मेरे क्लास के अंदर में जो मैंने मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शंस लिखे हैं उसे दूसरे क्लास को एक्सेस करने देना है या नहीं करने देना है। अगर करने देना है तो मैं उसे पब्लिक में डिफाइन करूँगा। पब्लिक मीन्स व्हाट? पब्लिक मेंबर आर एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस, आप दूसरा कोई क्लास उसे एक्सेस नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। आपने प्रोटेक्टेड में लिखा तो दूसरा क्लास कोई एक्सेस नहीं कर सकता। हाउएवर ऐसा जब भी है, दे कैन एक्सेस इन इनहेरिटेड क्लासेस। हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, जैसा क्लास एक बहुत बड़ा बज़वर्ड है OOPS का, वैसा ही ऑब्जेक्ट भी एक बहुत बड़ा वर्ड है। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटी, जैसा हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था। तो
सरीखी चीज़ों का एक बंच यानी एक क्लास होता है, उसी तरह से ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज द रन टाइम एंटाइटी। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रन टाइम एंटाइटी होती है। यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सिंगल क्लास। आप एक सिंगल क्लास से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डेवलप कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंट ऑफ क्लास। फ्रेंड्स, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जाएंगी और समझ में आएगा। इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में पूरा 100% कंप्लीट क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, हम लोगों ने सी का भी इंटरव्यू क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत ही जल्दी जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस, पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट के इंटरव्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। हम लोग व्हाट आर द वेरियस उप्स कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे समझेंगे। 2 कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों को सामने समझना है इनहेरिटेंस क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा बाइंडिंग क्या होता है, एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इज अ टेक्निक ऑफ रैपिंग द डेटा, मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। आप लोगों ने कैप्सूल देखी होगी, सभी लोग एग्जांपल देते कैप्सूल का, सेम मैं भी वही देना चाहूँगा, क्योंकि एनकैप्सुलेशन मीन्स व्हाट, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर सभी चीज़ एक इसमें बाइंड होती है, हमें सिर्फ ऊपर का रैपर दिखाई देता है, उसके अंदर कंटेंट नहीं। उसी तरह से प्रोग्रामर एनकैप्सुलेशन इज अ टेक्निक ऑफ रैपिंग द डेटा, मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। इट बाइंड द डेटा विथ इन अ क्लास and no outside method can access the data. If the data member is private, then the member function can only access the data. Encapsulation is also known as data hiding. Encapsulation को हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि क्या, किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसको, डेटा हाइडिंग के लिए। Now next, what are the various इनहेरिटेंस। मैं इनहेरिटेंस के बारे में बताना चाहूँगा। आप जावा पढ़िए, पाइथन पढ़िए, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस पढ़िए, सी प्रोग्रामिंग के बाद में सभी लैंग्वेज में आपको एक कॉमन टॉपिक दिखेगा एंड द नेम इज इनहेरिटेंस। क्योंकि इसका बेनिफिट ही है, आपको पता है कि आपके पेरेंट्स के पास से आपको क्या मिला है इनहेरिटेंस में, तो प्रॉपर्टी मिली है। पेरेंट्स के पास से आपको क्या मिला है, आप एक फंक्शन में जाइए, आपको कोई पहचानेगा, अगर आपको उसमें कोई फंक्शन में कोई पहचानता नहीं है लेकिन आपके पेरेंट्स को पहचानता है, तो आपको देखने के बाद वो सोचने लग जाता है कि इसका बेटा हो सकता है। वाई? बिकॉज इनहेरिटेंस, आप में कुछ उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शो होते हैं, जैसा आपका कलर, हाइट, कम्युनिकेशन स्किल, वैसा ही यहाँ पे इनहेरिटेंस है कि इनहेरिटेंस प्रोवाइड रियूजेबिलिटी। रियूजेबिलिटी मीन्स व्हाट? रियूजेबिलिटी मीन्स दैट वन कैन यूज फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास, यानी पुराने क्लास के पास से हम लोग जो उसने राइटिंग किया है वो हम लोग यहाँ पे एक्सेस करते हैं, यूज़ करते हैं वापस। बार बार हम लोग को टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट एलिमिनेटेड द redundancy of code. Inheritance is a technique of deriving a new class from an old class. The old class is known as base class. जो हम लोग फर्स्ट क्लास लिखते हैं पहले, उसे हम लोग बेस क्लास कहते हैं, एंड द न्यू क्लास इज नोन एज डिराइव्ड क्लास, और नए क्लास को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्लास। इनहेरिटेंस इज यूज टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास, ये डेफिनेशन है उसकी। एंड इट facilitates you to define one class in terms of another class. Now different types of inheritance होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। अब ये यूज़ नहीं होता है मल्टीपाथ, हम लोग इसे नॉर्मली हाइब्रिड या हायरार्चिकल में ही यूज़ कर लेते हैं, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो फ्रेंड्स, इनहेरिटेंस के बारे में बताना चाहूँगा कि इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होता है, एक डिराइव्ड क्लास होता है, और बेस क्लास की जो फंक्शनलिटी है वो हम लोग रीयूज़ करते हैं, रीयूजेबिलिटी करते हैं डिराइव्ड क्लास में। तो एक से ज़्यादा भी क्लासेस यहाँ पे यूज़ की जाती है, तो उसके लिए हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस या मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस हम लोग एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक वर्ड है C++ में फ्रेंड फंक्शन। इसका भी एक अपना कंसेप्ट है, क्योंकि सामने आपको जावा में फ्रेंड फंक्शन नहीं दिखेगा, पाइथन में नहीं दिखेगा, C++ में ही है। फ्रेंड फंक्शन एक्ट्स एज अ फ्रेंड ऑफ द क्लास, ये बिल्कुल क्लास का फ्रेंड होता है।
इट कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास। ये डायरेक्ट परमिशन होती है इसको, ये प्राइवेट भी एक्सेस कर सकता है और प्रोटेक्टेड भी एक्सेस कर सकता है। आपके लाइफ में आपका कोई फ्रेंड होगा, वो आपके प्राइवेट भी बातें जानता है, तो वैसे ही ये फ्रेंड फंक्शन होता है, आपके क्लास को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। द फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लास बट इट मस्ट बी द लिस्टेड इन द क्लास definition. The non-member function cannot access the private data of the class. Sometimes it is necessary for non-member function to access the data. The friend function is a non-member function and has the ability to access the private data of the class. ये private data access करने की भी permission देता है friends क्लास इसका फंक्शन का नाम ही है, तो आपको प्रैक्टिकल यूज करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देन फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेंड फंक्शन। द फ्रेंड फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास इन विच इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। यानी प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा हम लोग क्लास के नीचे कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं तो पहले क्लास का नाम लिखते हैं, देन क्लास का नाम लिखने के बाद में क्लास ABC, उसके बाद में हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं और फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं लगती, इसे 2 बार कोलन को हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। ये यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली इसका फंक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंस इट नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, Therefore friend function can be invoked like a normal function। जैसा सी में आपने फंक्शन पढ़ा है वैसा ही ये रहता है, ये डायरेक्टली कॉल होता है, इससे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है साथ में। अ फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर डायरेक्टली, इट हैज यूज एन ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर विथ ईच मेंबर नेम। फ्रेंड फंक्शन यूज ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन C++? एक नॉर्मल डेफिनेशन कहूँ तो जब क्लास का नाम और उसके फर्स्ट फंक्शन का नाम सेम हो तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। टेक्निकल डेफिनेशन, एन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड मेंबर फंक्शन व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर। इट हैज द सेम नेम एज द क्लास इज belongs to. Thus the compiler knows that the member function is a constructor. No return type is used for constructor. प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्टर से होता क्या है, तो हम लोग जब मेन से क्लास को कॉल करते हैं तो वो एक लाइन स्किप कर देता है। आपने अगर देखा होगा तो हम लोग क्लास के सामने ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन और उसके साथ में आर्गुमेंट ऐसा कॉल करते हैं। लेकिन ऐसा ना कॉल करते हुए जब हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं तो क्लास के सामने ऑब्जेक्ट, देन अगेन क्लास का नाम, क्योंकि यहाँ पे क्लास का और फंक्शन का नाम सेम होता है, और उसके सामने आर्ग्यूमेंट्स, तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्या करता है, कॉल कर लेता है। तो कंस्ट्रक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एंड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थिंग और एक कंस्ट्रक्टर का नेक्स्ट पार्ट होता है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर से आप डेवलप कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टर से वो डिस्ट्रॉय होता है ऑब्जेक्ट। और डिस्ट्रक्टर इज यूज टू डिलीट एनी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज allocated by the object. A destructor function is called automatically once the object goes out of the scope. कंस्ट्रक्टर का वर्क खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और कंस्ट्रक्टर ने जितने कंस्ट्रक्टर कॉल किए गए हैं, ऑब्जेक्ट डेवलप हुए हैं, उतना डिस्ट्रक्टर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके रूल्स है, डिस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम एंड इट इज प्रेसिडेड बाय टिल्ड। ऐसा एक साइन होता है जो 1 के पहले होता है कीबोर्ड में, उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इट डज़ नॉट कंटेन एनी आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न टाइप। ये जो साइन होता है मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा दूंगा, इसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टर। ये उस क्लास के नाम के सामने लगा होता है। नाउ नेक्स्ट, एक हम लोग इसको कॉलम बोल सकते हैं, यानी एक इम्पोर्टेंस C++ का। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मल्टीपल फॉर्म्स। इट मीन्स हैविंग मोर देन वन फंक्शन विथ सेम फंक्शनैलिटी नेम बट विथ डिफरेंट फंक्शनैलिटीज। अब 2 तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है फ्रेंड्स, और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग का एग्जांपल आपको पूछे तो फट से आपको क्लिक होना चाहिए कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवरराइडिंग इज द एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवरराइडिंग मीन्स, अब इसका मतलब क्या होता है,
when the child class contain the method which is already present in the parent class. Hence the child class override the method of the parent class. In case of function overriding, parent and child class both contain the same function with the different definition. The call to the function is determined at runtime is known as runtime polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म का मैं आपको फिर से वापस बताना चाहूँगा कि एक हम लोग बुक स्टॉल है, बुक स्टॉल में सीडी और बुक दो हम लोगों ने सेल आउट करने के लिए रखे हैं, तो दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज सेम है कि सीडी का भी नाम होगा, बुक का भी नाम होगा, सीडी की भी प्राइस होगी, बुक की भी प्राइस होगी। डिफरेंस क्या होगा कि बुक के पेजेस होंगे और सीडी का टाइम होगा। तो जो सेम चीज़ें हैं, नेम और प्राइस, इसको हम लोग एक सिंगल क्लास में रख देंगे और उसे हम लोग जो नीचे में बुक के लिए क्लास यूज़ करेंगे या सीडी के लिए, टेप के लिए क्लास यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग कॉल करेंगे। इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मल्टीपल फॉर्म, इट मीन्स हैविंग मोर देन वन फंक्शन विथ सेम फंक्शन नेम बट विथ डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़। बट उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। फंक्शन का नाम क्या होगा, सेम होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि बुक में 3 प्रॉपर्टीज रहेंगी, बुक का नाम रहेगा, प्राइस होगी एंड पेजेस होंगे। वैसे ही टेप में भी नाम होगा, प्राइस होगी और टाइम होगा। तो इसमें दो फंक्शनैलिटी सेम है, तो वो हम लोग एक इसमें लिखेंगे, उसे बार बार ना लिखते हुए, और उसे हम लोग कॉल करेंगे। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मैंने बता दिया था। अब हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ जाएंगे, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बता दिया था। अब हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ जाएंगे। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऑल्सो नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। द पॉलीमॉर्फिज्म which is implemented at compile time is known as compile time polymorphism. Method overriding is the example of compile time polymorphism. Method overriding means, अब इसकी definition देखिए, method overriding is a technique which allow you have more than one function, the same function name but with different functionality. The return type of overloaded function, the type of parameters passed to the function and the number of parameters passed to the functions. Compile time polymorphism था। अब व्हाट डज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डू? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर करता क्या है? तो क्लास का नाम और फंक्शन के नाम को हम लोग इससे क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि सीन और सी आउट। सीन क्या होता है? तो सीन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आई स्ट्रीम क्लास, द स्ट्रीम सीन कनेक्टेड टू कंसोल इनपुट डिवाइस। एंड व्हाट इज द सी आउट? सी आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास, द स्ट्रीम सी आउट कनेक्टेड टू द कंसोल ऑफ आउटपुट डिवाइस। सीन से डेटा इनपुट होता है सी में, और सी आउट से डेटा आउटपुट होता है सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में सीन से डेटा इनपुट होता है और सी प्लस प्लस में सी आउट से डेटा आउटपुट में प्रिंट होता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए। इसका ये फर्स्ट सी प्लस प्लस का हमारा इंटरव्यू क्वेश्चंस का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो सी प्लस प्लस के इंटरव्यू क्वेश्चंस पे जल्दी ही आएगा। आप इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।